नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। क्लास 12 सीबीएसई हिस्ट्री का चैप्टर 3 इससे पहले चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता वाला और इससे पहले चैप्टर 2 मौर्य एम्पायर मौर्य साम्राज्य वाला भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन दोनों चैप्टर को नहीं देखा तो प्लीज जरूर देख, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही आप सभी को दोस्तों जो 3rd चैप्टर है हमारा, कौन सा, कास्ट एंड क्लास, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इस चैप्टर के दोस्त हम फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था मैंने दोस्तों, पहले ये बताओ मुझे बंधुत्व का मतलब क्या होता है। बंधुत्व मतलब यूनिटी में, एक बंधन में बंधना, और बंधन में हम कब बंध जाते हैं, शादी के बाद, ऐसा ही होता है ना। तो विवाह के नियम हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। बेसिकली महाभारत रामायण के बारे में हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। एंड जाति हम डिस्कस करेंगे, वर्ग क्लास डिस्कस करेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्त ये सब हम पहले देख चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद मौर्य एम्पायर के बाद 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस है। और उस चेंजेस में एक बड़ा जो चेंजेस है मौर्य एम्पायर, यानी कि अलग नए तरीके से रूलर आए। एंड इसी चैप्टर में दोस्त हम डिस्कस कर रहे हैं क्या कि जो इतिहास के समझने का जो मेन सोर्स है ना, जो ग्रंथ में, टेक्स्ट और लिटरेचर में, वो महाभारत रामायण है ना, एंड दोस्तों पुराण वगैरह हो गए। तो ये कुछ सोर्स हैं, मनुस्मृति वगैरह, उनको हम चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, जिसमें दोस्तों मैं पहले आपको हिंदी में बताता हूँ, देन आपको फिर मैं इंग्लिश में भी दिखाता हूँ स्लाइड्स, ताकि आप सब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स को फायदा हो सके। तो ये सब मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया है। थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फर्स्ट पार्ट को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था। B.S. सूक्तांकर यानी कि जो समालोचनात्मक एक ग्रंथ के रूप में महाभारत का एक संस्करण तैयार किया गया था, क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर किया गया था, इसकी लीडरशिप में B.S. सूक्तांकर की लीडरशिप के अंदर 1919 में। तो इस परियोजना, इस प्रोजेक्ट के बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है बंधुता एवं विवाह। विवाह के बाद बंधन में बंधना, ये दोस्त हमारा टॉपिक है। कौन सा? फ्रेटर्निटी एंड मैरिज। फ्रेटर्निटी मतलब बताया मैंने आपको, एक सिंपल बंधुत्व है, और मैरिज। एक चीज आपको और कहना चाहता हूं मैं, जो क्लास 12 की मैंने एक वीडियो बनाई थी मैरिज के ऊपर, और उसमें मैंने आपको मैरिज का तरीका बताया था, शादी कैसे करते हैं। करना वो तो आप सबको पता है, लेकिन कुछ ऐसे डीपली कुछ अनटोल्ड बात होती है, और जब हम कुछ बुक्स में पढ़ते हैं तो कुछ अलग जानकारी हमें मिलती है। तो मैंने मैरिज के बारे में भी एक वीडियो बना रखी है, लिंक दे दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर देख लेना कि हिंदू में कैसे शादी होती है, मुस्लिम में शादी कैसे होती है। ठीक है, मैंने आपको ये समझाया था, सोशियोलॉजी के अंदर भी ये चैप्टर है, तो उसको जरूर देख लेना, ताकि आपका ये एक मैरिज का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं बंधुत्व और विवाह के। परिवार के बारे में जानकारी हम पहले लेंगे। सबसे पहले देखो दोस्तों, परिवार समाज बनाती है। क्यों? देखो, लोगों ने मिलकर परिवार, फैमिली बनाया, फैमिली से सोसाइटी बनी, और सोसाइटी नहीं पूरे बनकर इस पूरे अर्थ पे पूरे तो लोग ही बसे हुए हैं ना, ऐसे ही बना हुआ है ना। तो इस तरीके दोस्तों परिवार, समाज यानी फैमिली, सोसाइटी बनाती है। और आज यानी कि मॉडर्न पीरियड के अंदर देखें हम, तो फैमिली का जो पूरा स्वरूप, जो नेचर है, जो उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसमें कहीं ना कहीं चेंज आया है ना। अब वो क्या क्या चेंजेस आए हम वो भी जानेंगे, लेकिन टेक्निकल भाषा में हम बात करें तो जो संबंधी होते हैं, रिलेशन में हम जो भी होते हैं, रिलेशन मतलब कौन सा रिलेशन पता है ना, है कहीं और कहीं सोच लो, हमारे जो रिलेशन में यानी जो हमारे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, उनको हम टेक्निकल भाषा में जाति कहते हैं। क्या कहते हैं हम दोस्तों? उनको जाति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक कास्ट के लोग। अब मैं, मेरे चाचा जी, मेरी बुआ जी, मेरे मौसा जी, मेरी मौसी जी, वो सब के सब तो एक ही जाति के हैं, इसलिए कास्ट के रूप में डिनोट किया जाता है। ठीक है, सभी संबंधी, सभी रिलेटिव्स को। ठीक है, जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं वो नैसर्गिक होते हैं और रक्त संबंध का होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो फैमिली रिलेशनशिप है हमारे बीच में वो नेचुरल है, और एक ब्लड रिलेशन होता है, जैसे कि हमारा खून का रिश्ता होता है हमारे सभी परिवार संबंधियों में, ऐसा होता है ना। तो इस तरीके से एक पूरा सोसाइटी बना हुआ होता है। कुछ समाज में रक्त का संबंध नहीं माना जाता और कुछ में माना जाता है ना। इन सम सोसाइटीज बट इट इज नॉट कंसिडर एंड इन सम इट इज कंसिडर, यानी कि ऐसे कुछ सोसाइटी है जो रक्त संबंध को नहीं मानते, तो खून संबंध सिर्फ अपने ही, जैसे कि आप मान लो आप 2 भाई 3 बहन हो, या आप 1 भाई 1 बहन ही हो, और आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा जी हो, बस यही आपके रक्त संबंध है। लेकिन इनके बीच में दूध का रिश्ता होता है,
बाकी सब में रक्त संबंध होता है, ऐसे सोसाइटी माना जाता है। तो सोसाइटी का अपने ही अलग तरीके से मानना है और ये फॉर्मेशन सोसाइटी के कुछ वैल्यूज पे होती है। चलिए अब हम पहले एक करके बात करते हैं पितृवंशिक व्यवस्था का आदर्श क्या है। ये पितृ व्यवस्था क्या मतलब है, पहले पैट्रियार्कल सिस्टम आपने पढ़ा हो पहले, तो आपको पहले बता दो। पैट्रियार्कल मतलब पिता होता है, पितृ मतलब पिता, पिता की संपत्ति पे बेटों का अधिकार होना, जहाँ पे पिता का महत्व और पुत्र का महत्व ज़्यादा होता है, उसको पैट्रियार्कल सिस्टम कहते हैं। महिलाओं ने हमेशा पैट्रियार्कल सिस्टम का ही अपोज किया है। चलिए हम पहले बात करते हैं पितृवंशिकता जो व्यवस्था है कि पिता की जो प्रॉपर्टी है, जो हमारे फादर की प्रॉपर्टी होती है, उस पर सबके जो बड़े बेटे हैं उनका ज़्यादा राइट होता है। पहली चीज़ तो दोस्तों ये मानी जाती है ना, जो बेटे हैं या जो पुत्र हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू स्त्री, यानी कि एक लड़की एक गर्ल्स के अकॉर्डिंग। तो ये जो प्रथा है दोस्तों, ये जो महाकाव्य है हमारी महाभारत एंड रामायण, ये इससे पहले से चली आ रही है, रचना से पहले से मौजूद है, ये माना जाता है। महाभारत की कथा वस्तु ने इस व्यवस्था को और मजबूत कर दिया, क्योंकि महाभारत के अंदर भी पुत्र और क्या पिता को ही इम्पोर्टेंट और पितृ व्यवस्था पैट्रियार्कल सिस्टम को ज़्यादा बल इम्पोर्टेंस दिया गया। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र की संपत्ति पर सारा अधिकार पुत्र का ही होता है, ठीक है। अधिकांश राजवंश जो आज हैं दोस्त, वो इसी को अनुसरण करते हैं, पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार, और जो सबसे बड़ा पुत्र है उसको ज़्यादा अधिकार मिलता है, बाकी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिलता। कहने की दोस्तों बात ये है। पितृवंशिक प्रणाली जो है आज बात करते हैं इसमें, तो एक भाई दूसरे भाई का एक उत्तराधिकारी बनता है, और अलग परिस्थितियों के अंदर कहीं ना इतिहास के अंदर दोस्तों महिलाओं को भी प्रॉपर्टी पर राइट दिया गया है। जैसे गुप्ता डायनेस्टी जो है, गुप्त वंश, उसमें महारानी जो हुई प्रभावती गुप्त, इनका प्रॉपर्टी पे राइट्स अधिकार देखा गया है। तो ऐसे कुछ कंसेप्शनल केस हैं जहाँ पे आपको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे आपको मैंने इंग्लिश में भी समझा दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइडियल ऑफ पैट्रियार्कल सिस्टम, पैट्रियार्कलिज्म प्रेसीड्स द क्रिएशन ऑफ एपिक, यानी कि दोस्तों एपिक का जो टेम्पलेट है हमारे महाकाव्य, एपिक मतलब महाभारत और रामायण, ठीक है, महाकाव्य जो हमारे, इससे पहले भी ये प्रचलन में था, यानी कि उससे पहले भी था ये। द स्टोरी ऑफ महाभारत स्ट्रेंथ, उसने इसको थोड़ा और मजबूती दे दी। दिस सिस्टम आफ्टर द फादर्स डेथ द सन टेक्स क्या है, पोसेशंस ऑफ हिज प्रॉपर्टी। पोसेशन मतलब राइट्स, सारे जो प्रॉपर्टी पर राइट्स है वो बेटों का हो जाता है। मोस्ट ऑफ द डायनेस्टीज फॉलोड दिस सिस्टम, ठीक है। एंड ये दो सिस्टम हमने यहाँ पे देख लिया। अब दोस्तों प्रभावती गुप्त का नाम याद रखना आप, एक ऐसी पहली महिला है भारत के इतिहास में जिसमें हम कह सकते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी की प्रभावती गुप्त को प्रॉपर्टी पे राइट्स है। तो ये पहली डायनेस्टी की पहली महिला है ऐसी जिसको प्रॉपर्टी पे राइट है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है ये। अब हम बात करते हैं विवाह के नियम, शादी के नियम क्या है। शादी के नियम को मैंने अपनी मैरिज वाली वीडियो में समझाया कि हिंदू में अलग होता है, मुस्लिम में अलग होता है। शादी के भी कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ परिवार शादी में दोस्तों एक विवाह बहु विवाह, बहुत तमाम तरीके की थ्योरीज है शादी को लेकर भी, ठीक है। बेसिकली शादी क्या है मैं आपसे पूछता हूँ, तो पहले शादी क्या है। शादी एक दिन आप भी करोगे, दुनिया में जो भी आए शादी जरूर एक दिन करता है। तो शादी का मतलब क्या है? शादी सेक्सुअल रिलेशन को एक कानूनी, एक लीगल राइट प्रदान करता है। शादी एक तरफ से लाइसेंस है जो कि एक दो जोड़ों को आपस में रहने की अनुमति देता है। समझा सभी को? शादी क्या है? सेक्सुअल रिलेशन को लीगलिटी प्रदान करता है, यही है ना। और शादी सिर्फ यही नहीं है, शादी एक का दूसरे का आत्मा में विलीन होना है ना। यानी कि जैसे मेरी शादी होगी है ना, तो उसकी आत्मा मेरे आत्मा में विलीन, यानी कि आपस में मिलना है, कंधे से कंधा हाथ मिलाकर चलना है। तो शादी एक बहुत कुछ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विवाह के नियम क्या है? पुत्र को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता था, ये हम तो पहले देख लिए। पुत्रियों को अलग नज़रों से देखा जाता था, बेटियों को अलग नज़रों से देखा जाता। पुत्री का पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। पैतृक मतलब जो पिता की प्रॉपर्टी है उसमें कोई भी राइट नहीं होता था। 2 प्रकार की विवाह को हमेशा अच्छा माना गया है। अंतर विवाह यानी कि इंटर मैरिज, जिसमें हम दोस्त अपने में ही, जैसे कि अपने ही गोत्र में अपनी जाति में शादी करते हैं, वो वाली बात आ जाती है। एंड बहिर्विवाह, जिसमें गोत्र से बाहर शादी किया जाता है, और बहिर्विवाह को ही, यानी कि जो बहिर्विवाह है उसको सही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इंटर मैरिज और एक्सट्रावेंस। तो 2 तरीके के दोस्तों हैं यहाँ पे। तो एक्सट्रावेंस यानी कि जो बहिर्विवाह है, अपने गोत्र से बाहर शादी करना, इसको ठीक माना जाता है।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैरिज के जो रूल्स वगैरह है वो सोसाइटी के अंदर गोत्र पे एक डिसाइड होता है। ये गोत्र का मतलब क्या होता है, प्लीज़ मुझे एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताना, अपने पेरेंट्स से भी पूछना। अगर आप, मैं जानता हूँ बहुतों को नहीं पता होता गोत्र के बारे में, स्पेशली गोत्र की। चलिए हम थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हैं। तो चलिए हम उस टाइम पीरियड में आते हैं जब एक ऋषि मुनि हुआ करते थे। अब उस ऋषि मुनि ने हमारा नामकरण किया और हम सभी लोग यानी कि एक ग्रुप के लोग उस ऋषि मुनि के वंशज कहलाए और उस ऋषि मुनि के अकॉर्डिंग ही हमारा गोत्र डिसाइड हुआ। तो हम सबका अपना अपना गोत्र होता है और उसी गोत्र में शादी करना गलत माना जाता है, क्योंकि हम सब एक भाई बहन के रिश्ते में आ जाते हैं। तो गोत्र से बाहर शादी करना ही ठीक माना जाता है। अब आपका गोत्र क्या है ये आपको पता होगा, और गोत्र कैसे डिसाइड करते हैं अब ये बात अपने आप पेरेंट्स से पूछना, ठीक है। अब बात करते हैं धर्मशास्त्र की। इसका जो क्रिएशन का जो टाइम पीरियड है, लिखने का जो टाइम पीरियड है, वो है 6th BC यानी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी यानी कि 6th सेंचुरी BC तक। और कब तक चलता रहा ये, 3rd सेंचुरी BC तक, यानी कि 6th सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी BC तक इसका टाइम पीरियड है, ये ध्यान रखना है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व तक सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और राजनीतिक इन सभी व्यवस्थाओं के बारे में बताता है धर्मशास्त्र। धर्म के बारे में तो बताते ही, रिलीजन के बारे में तो बताता ही है, रिलीजन के रूल के बारे में बताता है, स्ट्रक्चर सब कुछ बताता है, लेकिन साथ ही रिलीजन के साथ साथ सोसाइटी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और पॉलिसी और रूल्स के बारे में बताता है। इसी के साथ दोस्तों कुछ और भी हमारे पास स्क्रिप्ट है, लिटरेचर में एक कह सकते हो टेक्स्ट बुक मनु है, विष्णु नारद की स्मृतियाँ, ठीक है। मनु की मनु स्मृति हो गई, विष्णु की विष्णु जी की तमाम तरीके दोस्तों हमारे पास स्मृतियाँ, नारद की नारद वगैरह है, ठीक है। तो विवाह के 8 प्रकार है। जो पहले के 4 टाइप हैं उनको ठीक माना जाता है, बाकी दोस्तों जो 4 टाइप बच गए उनको गलत माना जाता है। जो मेरी मैरिज वाली वीडियो है उसमें मैंने इन 8 टाइप्स को डिस्क्राइब किया है, देख लेना आपको इस वीडियो के बाद, आप उस वाले वीडियो को देख लेना, मैंने लिंक नीचे दिया रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो थियोलॉजी दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हो कंपोजिशन क्या है, 6th सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी BC तक किसकी है, धर्मशास्त्र की, ठीक है, थियोलॉजी इसको कहा जाता है। एंड और भी इसको नामों से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस का पॉलिटिकल इसके बारे में बताता है। एंड मनु, विष्णु और नारद के दोस्तों कुछ मेमोरीज है, हमें इससे भी कुछ जानकारी मिलती है। 8 टाइप्स के मैरिज के एक्सेप्टेंस है, यानी कि रूल देखने को मिलती है, बस जो बेस्ट है वो 4 है और लास्ट के जो 4 बच गए उनको ठीक नहीं माना जाता है। मनुस्मृति की बात करते हैं, ये काफ़ी प्रचलित है हिंदू धर्म के अंदर। मनुस्मृति की काफ़ी बार आलोचना भी की जाती है, क्योंकि मनुस्मृति कुछ महिलाओं के बारे में ठीक नहीं कहता, क्योंकि हमारा जो पहले का सोसाइटी है उनमें दोस्तों महिलाओं को लेकर ही एक अलग नज़रिया है, कमज़ोर मानना, सोसाइटी से अलग मानना, पुत्र को ज़्यादा महत्व देना, पुत्र प्राप्ति, बेटों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं, पूजा और यज्ञ करवाना, हवन करवाना, ये सोसाइटी हमारी रही है। जैसे मनुस्मृति क्या कहता है, एक लड़की को बच्चे में अपने पिता के अंडर, जब एक लड़की की शादी हो जाए तो पति के अंडर, हस्बैंड के अंडर, और जब एक लड़की बुढ़िया हो जाए तो अपने बेटों के अंडर में रहना चाहिए उसको। ये क्या कौन कहता है, मनुस्मृति कहती है। मनु एक तरीके से एक की स्क्रिप्ट है, मनु महाराज की लिखी गई ग्रंथ है, एक बुक है, ये पुस्तक है, इस तरह के सब कह सकते हो। मनु महाराज ने इसको लिखी थी, जो कि काफ़ी प्राचीन है, क्योंकि इसको लगभग 200 BC से लेकर 200 AD तक इसको लिखा गया है, ठीक है। इसके बीच में दोस्तों इसको लिखा गया, टाइम पीरियड इसका है। यह सोशल रूल्स के बारे में बताता है, आचार संहिताओं के बारे में बताता है, और ब्राह्मणों को मतलब कि उनको पालन करने के लिए बोलता है कि ब्राह्मण इन सब चीज़ों को पालन करें। तो दोस्तों सोसाइटी के अंदर ब्राह्मणों का महत्व हमेशा से रहा है, और ब्राह्मणों ने मनुस्मृति को सोसाइटी पे अपना प्रभुत्व, अपना डोमिनेंस बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया है। महिलाओं का गोत्र हम बात करते हैं, महिलाओं के गोत्र के ऊपर 1000 ईस्वी पूर्व के बाद ब्राह्मण पद्धति का विकास हुआ। लगभग 1000 BC में ब्राह्मण का जो सिस्टम है ये आया, ठीक है। और इसी सिस्टम के आने के बाद सभी ब्राह्मण को गोत्र में डिवाइड कर दिया गया, और वैदिक ऋषि के नाम पर गोत्र को डिवाइड किया गया था, ठीक है। और जिस ऋषि ने एक इस ग्रुप को बांटा, जिस ऋषि ने उस ग्रुप को बांटा, और जिस ऋषि ने बांटा है वो ग्रुप के लोग उस ऋषि के वंशज कहलाए, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग वो लोग क्या हो गए, उस ग्रुप के लोग उस ऋषि के गोत्र के कहलाने स्टार्ट हो गए। तो इस तरीके से गोत्र का डिसाइड हुआ है ना। हम उस ऋषि के वंशज हैं। तो जैसे कि दोस्त मैं अपना बताऊं तो मेरा गोत्र कश्यप है ना। जैसे कि मेरा नाम दोस्तों मनीष कश्यप है
लेकिन हम ये जो यूज़ करते हैं उसमें मनीष वर्मा यूज़ करता हूँ, लेकिन जो हमारा है वो कश्यप गोत्र है ना। एक बार आप अपना ही बताना कि आपका क्या गोत्र है, कमेंट में। हम थोड़ा गोत्र खेलते हैं आजकल, है ना। चलिए, तो अब भाई ये हमारा कौन ऋषि होगा भाई जिसने कश्यप स्टार्ट किया होगा। अब क्या है ये सब तो पता नहीं है। मम्मी जिससे मैंने पूछा था, मम्मी बोली हमें तो नहीं पता ये सब चीज़ें, है ना। अब इतना कहाँ से सबको पता होता है यार। देखना आपको भी, आप पेरेंट्स को पता हो तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। मनुस्मृति की बात करते हैं तो मोस्ट एंशिएंट वर्क भाई, मोस्ट एंशिएंट हमारे पास एक ग्रंथ टेक्स्ट है। ये टाइम पीरियड आपको यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। क्लासिफाइड इन गोत्र इन द नेम ऑफ द वैदिक साइंस के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गोत्र पद्धति की फीचर्स क्या है, विशेषता क्या है। स्त्री को पति का गोत्र अपनाना पड़ता है। जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो एक लड़के को अपने पिता के गोत्र को छोड़कर अपने पति के गोत्र को अपनाना, अडॉप्ट करना पड़ता है। जैसे जब एक लड़की की शादी होगी तो अपने पिता की सरनेम को छोड़कर वो अपने पति का भी सरनेम लगा देती है ना। एक गोत्र के सदस्य आपस में शादी नहीं कर सकते। तो ये गोत्र के 2 नियम हैं, ये याद रखना है आपको। लेकिन यहाँ पे बात करते पहले सातवाहन नरेशों का। क्यों? इसलिए हम इनका बात कर रहे हैं क्योंकि इनमें काफ़ी सारी स्त्रियों ने अपने पति का गोत्र ना अपनाकर अपने पिता का ही गोत्र अपनाना सही समझा, ठीक है। जैसे कि दक्कन में इन्होंने शासन किया था, सातवाहनों ने। साउथ का दोस्तों पूरा पार्ट कवर हो जाता है ना। सातवाहन राजाओं ने दक्कन, जो डेक्कन का जो पार्ट है उसमें, तो दूसरी सदी ईस्वी पूर्व से दूसरी सदी तक इन्होंने शासन किया, रूल किया। यानी कि जो सेकंड सेंचुरी का BC का जो टाइम है एंड सेकंड सेंचुरी AD का तक इनका टाइम पीरियड चलता रहा। इनकी पत्नी अपने पिता का गोत्र अपनाती थी, जैसे कि गौतमी पुत्र हो गई, सिरी सातकनी हो गई, सेरी फुलुमाई हो गई। तो ऐसे कुछ नाम हैं जिन्होंने अपने पिता का ही गोत्र अपनाया, पति का नहीं अपनाया। ये आपको दोस्त ध्यान रखना है, ठीक है। एंड फीचर ऑफ गोत्र मेथड यहाँ पे आपको बता दिया मैंने, इस तरह आप देख सकते हो। बाकी जो सातवाहन किंग्स हैं ये आपको ध्यान रखना है दोस्त। आप इन सब PPT की थोड़े स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि डूरिंग द रिविजन्स आपको काफ़ी काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं माता का महत्व क्या है। देखो, जिस तरीके से कुछ महिलाओं ने अपने पिता का गोत्र अपनाया, इस तरीके से माताओं का महत्व भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में था। बेशक सातवाहन डायनेस्टी है इसमें ही अपनाया गया, बट अपनाया तो क्या, माताओं का बहुत ज़्यादा महत्व था। नरेशों के नाम के साथ उनकी माता का नाम जुड़ा होना ये साबित करता है कि नरेश मतलब राजा होता है ना। तो ये साबित करता है कि राजा कहीं ना कहीं माताओं को इम्पोर्टेंस देते थे। अब हमारा समाज भी कुछ अलग है यार, हम मम्मी को तो इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन बेटी को इम्पोर्टेंस नहीं देते। अब यही बेटी आगे चल के माँ बनती है। क्या बात है भाई, सोसाइटी ये अलग है हमारा। इस प्रथा का संपूर्ण देश में प्रचलन नहीं था क्योंकि सातवाहनों में ही देखा गया ये, जिन्होंने अपने पिता का ही मतलब कि जो गोत्र वो अपना कर रखा है ना, यानी कि सरनेम अपना कर रखा है। ये बस सातवाहनों में ऐसा देखा गया था। फिर वैदिक एज, जब वैदिक एज स्टार्ट भी नहीं हुआ था, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड के बाद का जो टाइम पीरियड है, हड़प्पा सभ्यता का जैसे ही पतन हुआ उसके बाद का जो काल आया, उस काल में सोसाइटी को बांट दिया गया काम के आधार पे। किसके बेस पे? व्यवसाय, ऑक्यूपेशन के बेस पे। ऑक्यूपेशन, काम के आधार पर, है ना, इंसानों को डिवाइड कर दिया गया। और जैसे ब्राह्मण सबसे ऊपर होंगे क्योंकि वो क्या करते हैं, वो पूजा पाठ यज्ञ करवाते हैं। क्षत्रिय क्या करते हैं, लोगों का यानी कि राजा होते हैं, वो सैनिक वो होते हैं, डिफेंस देते हैं, सुरक्षा करते हैं लोगों का। इसके बाद वैश्य आते हैं जो व्यापार ट्रेड करने का काम करते हैं। इसके बाद शूद्र आते हैं जो सबसे नीचे छोटे मोटे गंदे काम करते हैं, चंडाल भंडाल आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो काम के बेस पे बांट दिएगा। लेकिन आगे आने वाले टाइम में वैदिक एज के अंदर अब क्या कर दिया, जन्म के बेस पे, बर्थ के बेस पे इसको बांट दिया। ब्राह्मणों ने कहा अब तुम इस कुल में, इस वर्ग में या इस लोगों में आपका जन्म हुआ है तो अब आप काम चाहे कुछ भी कर लो, कितने बड़े काम कर लो, तुम रहोगे ही। चाहे शूद्र में हो तो शूद्र में रहोगे, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में तो वैश्य में रहोगे। तो अब जन्म के बेस पे बांट दिया गया। जाति व्यवस्था में थोड़ी कठोरता आ गई। पहले 4 वर्ण हुआ करते थे, अब जाति कास्ट ज़्यादा आ गई है, बहुत ज़्यादा कास्ट, यानी कि वर्ण के अंदर ही कास्टें आने स्टार्ट हो गई और काम इनके डिफाइन कर दिए गए, फिक्स कर दिया गया। दोस्त, वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मणों ने मजबूत बनाने के लिए ऐसा क्या किया, इन्होंने भी सबसे पहला काम किया, देवीय उत्पत्ति की बात करें। देवी उत्पत्ति का मतलब होता है डिवाइन थ्योरी, यानी कि डिवाइन का रेज। इन्होंने क्या किया कि ये जो सिस्टम है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हमने नहीं बनाया,
ये भगवान ने ही बनाया है और ब्राह्मणों को इस चीज़ को सही से रेगुलेट करने के लिए आदेश दिया भगवान ने, इसलिए तुम्हें सबको मानना पड़ेगा ये काम। ब्राह्मण इस तरीके से ये बात कहकर लोगों से मनवाया करते थे। तो देवीय देवता के द्वारा जो दिया गया है, शासक वर्ग को प्रोत्साहन देना, शासक वर्ग को इस तरीके से बताया गया है ताकि शासकों ने भी, जो राजा हैं, जो किंग्स हुआ करते थे, उन्होंने भी ब्राह्मण को इंपॉर्टेंस दिया। ब्राह्मण को दोस्तों फ्री विदाउट टैक्स दान दिया जाता था, टैक्स फ्री दान दिया जाता था, डोनेट किया जाता था। ईश्वर द्वारा प्रदान की गई इस बात पर दोस्तों वो काफ़ी इस बात को लेकर भी उन्होंने ये जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम, इसको थोड़ा मजबूत स्ट्रेंथ प्रदान किया। ठीक है, तो बाय बर्थ कास्ट सिस्टम थोड़ा रिजिडिटी हो गई एंड जॉब डिफाइंड, है ना, यानी कि दोस्तों जो डेफिनेटली ये बता दिया कि जो भाई तुम्हारा ये काम है, ये काम है ना, फिक्स कर दिया गया। और स्ट्रेंथन द करेक्टर सिस्टम, ये दोस्तों जो था उसको ऐसा कि डिवाइन के थ्योरी के द्वारा उन्होंने बता दिया, है ना। एंड एनकरेजमेंट टू द रूलिंग क्लास एंड प्रोवाइडेड बाय गॉड, किसके द्वारा दिया गया, ये गॉड के द्वारा दिया गया है। जाति तथा सामाजिक गतिशीलता, वर्ग पे आ गए दोस्तों। अब क्लास, सोसाइटी में क्लास बन चुकी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये ब्राह्मण कहीं ना कहीं तो लोगों का अब एक्सप्लोटेशन करने लग रहे हैं, अब है ना, शोषण करने लग रहे हैं। अब ये जो टाइम है दोस्तों, जाति वगैरह ये सब जो सोसाइटी में ये डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो रहा है, ये टाइम पीरियड है दोस्तों विचाराधीन काल का। विचाराधीन मतलब होता है 600 BC से लेकर 600 AD तक, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी तक। ठीक है, ऐसे बोलते हैं विचाराधीन काल। क्या बोलते हैं इसको, विचाराधीन काल। ठीक है, कंसिडरेशन पीरियड भी इसको कह सकते हैं हम। वर्ण व्यवस्था का आधार यहीं से नहीं बहुत ज़्यादा मजबूत होता चला गया और धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, इन सब के अंदर इनके कर्तव्यों को डिफाइन कर देगा। और धर्मसूत्र शास्त्रों के अकॉर्डिंग भी ब्राह्मण को सबसे ऊंचा बना दिया गया। जैसे कि ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा भगवान जो हैं, उनके सबसे ऊपर मुख से, है ना, इस जगह से ब्राह्मण का उदय हुआ है। सोल्जर से क्षत्रियो का हुआ है, इसलिए दोस्तों सोल्जर देखो ब्राह्मण मुख से हुआ है। अब जो क्षत्रिय देखो इस सोल्जर से हुआ, जो क्षत्रिय पावरफुल, ये सेना बनते हैं, ये राजा बनते हैं। वैसे का कमर से हुआ है तो ये ट्रेड करते हैं। और जो शूद्र जो है दोस्त वो बिल्कुल तलवे में, फूट सबसे नीचे, तो ये काम करते हैं चंडालों का काम, या सबसे जो सोसाइटी में सबसे अलग काम है दोस्त, मान लो बिल्कुल घिनने वाली बात कह लो, या दोस्तों शूद्र जो करते हैं इन तीनों की सेवा करते हैं, ये काम दे देगा शूद्रों का। ठीक है, तो 4 मुख्य जाति हुआ करते, मतलब कि वर्ण में ही डिवाइड कर दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और दोस्तों जाति में ही कन्वर्ट कर दिया गया। बस जो भी सोसाइटी में अब यही 4 है, इन 4 के सिवा कोई है नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये पॉइंट यहाँ पे जो मैंने बता दिया ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं मलेच्छ की। ये मलेच्छ एक ऐसा वर्ड है जो उन लोगों के ग्रुप्स के लिए यूज किया जाता है जिनको या तो संस्कृत नहीं आती या वो ब्राह्मण नहीं है। जो ब्राह्मण नहीं है और उनको संस्कृत नहीं आती, उनको मलेच्छ किया जाता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, उनको मलेच्छ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मलेच्छ कहीं कहीं आपको इस तरीके से लिखा मिल जाएगा, मलेच्छ कहीं कहीं आपको ऐसे मिल जाएगा, कहीं आपको मलेच्छ इस तरीके से भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, मलेच्छ कहीं ऐसे ही मिल जाएगा। तो मेरे को लगता है कि दोस्तों एनसीईआरटी में ये यूज किया गया है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, मलेच्छ को। चलिए अब बात करते हैं दोस्त, तो हिंद दृष्टि से इनको देखा जाता था क्योंकि इनको संस्कृत नहीं आती थी, इसलिए इनको असंस्कृत भाषी लोग कहा जाता था। अब दोस्त बात करते हैं मनुष्य स्मृति में। जो मनुष्य स्मृति हम देखा था मनु महाराज के द्वारा जो दी गई है, जिन्हें महिलाओं के बारे में भी कहने डिस्क्रिमिनेशन की बात कर दी मनुष्य स्मृति ने भी। अब चंडालों के कर्तव्य बताए गए हैं इसके अंदर। चंडाल जो सोसाइटी में बिल्कुल अलग रहा करता था। चलिए पहले इस पे बात करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ जाता है। वर्ण व्यवस्था से बाहर मलेच्छों को तो अलग देखा ही जाता था, लेकिन चंडाल भी सोसाइटी की एक ऐसी कैटेगरी थी जिनको वर्ण व्यवस्था में बिल्कुल ही बाहर रखा गया था ना, मतलब कैसे थे, बिल्कुल बाहर। ठीक है, लेकिन दोस्तों कभी कभार देखिए कहीं पुस्तक या कहीं बुक में देखा जाता है कि शूद्र के अंदर चंडाल को रखा गया, लेकिन आगे चलकर दोस्तों शूद्र में यानी कि कह सकते हो कि चंडाल बिल्कुल बाहरी कैटेगरी के थे, चारों वर्ण में से कहीं भी नहीं आते थे ये। ठीक है, कौन, चंडाल लोग। क्यों, क्योंकि इनको अपरिचय और अछूत माना जाता है। अपरिचय मतलब अनटचेबल माना जाता है इनको, और कह सकते हो अछूत माने जाते हैं, इनमें कोई टच हो जाएगा या इनकी परछाई तक आपके ऊपर आ जाएगी तो नहाना पड़ेगा, आप पवित्र हो जाओगे। ठीक है, दूषित कार्य करने वाले दोस्तों ये थे, जैसे कि जो कोई पशु मर गया, कोई जानवर मर जाए तो उनको उठाना, या दोस्तों कोई लोग मर जाए
है ना, डेड बॉडी इनको उठाना, उनको जलाना, उनको दफनाना, ये ऐसे वैसा कि ये काम क्या करते थे चंडाल वगैरह, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे साथ साथ देखते जाए, बहुत ईजी है। जो नोट्स मैंने यहाँ पे बनाए आपको स्लाइड्स में, ये बहुत ज़्यादा ईजी वगैरह होते हैं, आपको बहुत ईजी में समझ में भी आ जाएगा सारी बातें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इन चंडालों का काम क्या है। अंतिम संस्कार करना, क्या करना, शमशान घाट दोस्तों अंतिम संस्कार वगैरह करना, एंड मृत पशुओं को उठाना, यानी कि जो पशु मर जाए उनको उठाना। अब इन चंडालों के कुछ कर्तव्य हैं जो कि मनुस्मृति में दिए गए हैं। मनुस्मृति के अंदर क्या, ये गांव से बाहर रहेंगे। सबसे पहली बात तो ये मरे हुए लोगों के कपड़े पहनेंगे, और मरे हुए लोगों के में से कुछ आभूषण मिल जाए या लोहे वगैरह कुछ भी मिल जाए तो उनको ही ये पहनेंगे। ठीक है, ये फेंके हुए बर्तन का यूज करके खाना पीना खाएंगे, जो बर्तन फेंके हुए मिल जाएंगे। और ये रात के समय में ही नगर में यानी कि लोगों के सामने आते हैं, जब सभी लोग रात में घर में सो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त ये किसी के सामने आएंगे तो लोग इनको देख के या इनके परछाई से या इनके टच में भी हो जाए चंडालों में, तो वो क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, उनकी पवित्रता खत्म हो जाएगी। तो चंडालों को दोस्तों इस तरीके से देखा जाता है, तो सोसाइटी में दोस्तों इनको ये माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क दे दिया गया है, एंड यहाँ पे इनके ऑब्लिगेशन बता दी गई मनुस्मृति के अंदर। स्टे आउट ऑफ द विलेज, है ना, बोर्न बाई क्या, डेड क्लोथ पहनते थे ये, है ना। चलिए, एंड संपत्ति का स्वामित्व, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र के अंदर संपत्ति का स्वामित्व के बारे में क्या बताया गया, यानी कि मनुस्मृति के अंदर संपत्ति पे किसका राइट्स हो इसके बारे में जो बताया गया है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे दोस्तों संपत्ति के ऊपर पुत्रों का अधिकार होता है, बड़े पुत्र को थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, स्त्री को कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन स्त्रियों के लिए एक स्त्री धन वर्ड यूज किया गया है। स्त्री धन उसको कहा जाता है जो कि महिलाओं को शादी के दौरान जो कन्यादान वगैरह जो भी दान में मिलता है वो महिलाओं का ही धन होता है। ठीक है, उसको कोई या तो उसका हस्बैंड या उसके सास वगैरह कोई छीन नहीं सकते, ये सिर्फ और सिर्फ उस स्त्री का ही होता है। तो विवाह के समय मिलने वाला उपहार, दान वगैरह, ये पति का अधिकार इस पर नहीं होता है। ठीक है दोस्त, ये आपको मैंने यहाँ बता दिया। तो प्रॉपर्टी ओनरशिप ये यहाँ पे आप देख सकते हो, मनुस्मृति में ये सिंपल डिफाइन किया गया है। और दोस्तों फीमेल जो प्रॉपर्टी है सिंपल, जो मैरिज के दौरान मिलकर यानी वेडिंग गिफ्ट जो उसको मिलती है, वो जिसके ऊपर हस्बैंड का भी राइट नहीं होता है। ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर टाइम पे चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन आज तो कुछ चेंज अलग आ चुका है दोस्त। आज अलग अलग रिलीजन में भी शादी हो जाती है, जैसे हिंदू मुस्लिम में, मुस्लिम हिंदू में, सिख ईसाई, मतलब कि अलग अलग। तो रिलीजन कौन दिखता है, कहीं कहीं दोस्तों आज पेरेंट्स की भी इंपॉर्टेंस घटते जा रही है जोड़े को चूज करने में। अक्सर देखा जा रहा है आजकल ये, है ना। खैर, लेकिन पेरेंट्स की सहमति से शादी करने वाली शादी ही टिकती है, क्योंकि सोना मोना बाबू करके मेरी जान है तो मेरी सब कुछ, ये सब करके हम उनके अरमानों को तोड़ देते हैं जिन्होंने अपनी कष्ट के साथ 9 महीने कोख में रख के हमको जन्म दिया है। हमारे सबसे पहले माता पिता है, इनसे ऊपर कोई भी नहीं है। खैर दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये तो चैप्टर हमारा आज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का फिनिश, इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखने के बाद जो भी मेरी और भी वीडियोस मैरिज के ऊपर बनी हुई है उसको जरूर देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस चैप्टर का जो नोट्स है वो भी, एंड जो तमाम हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह के लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। सीबीएसई की वीडियोस दोस्तों मैं धमाकेदार तरीके से डाल रहा हूँ। सभी सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सभी चैप्टर दोस्तों मैं होम साइंस, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। पॉलिटिक्स, हिस्ट्री से लेकर सबको, ऐसा कोई सब्जेक्ट छूटेगा भाई। अब इस चैनल के ऊपर वीडियोस आने वाली है। सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों पे शेयर करना, लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए दोस्तों, सेफ रहना, अपने परिवारों का भी सेफ रखना। चलो भाई, अब तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपको भी एक अच्छा सा जोड़ा मिल जाए, है ना। चलिए, अब मुस्कुराहट आ रही है। अरे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, लाइक कर दो, उत्साह को बढ़ा दो। कैसे लगी आपको ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके पास वैसे नोटिफिकेशन आ जाएगी मेरी सारी वीडियो को। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।